पिछले कुछ लेक्चर्स से एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और एसी थ्रू अ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कैपेसिटर अलाउ अल्टरनेटिंग करंट बट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट। इसकी रीजन क्या है? तो फ्रेंड, आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं द करंट व्हिच चेंजेस इट्स पोलैरिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। अब यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया और उसको मैंने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ए टर्मिनल विल बी पॉजिटिव और बी जो है वो नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव होगा तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल के लिए ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइकिल के लिए जो पहले कैपेसिटर की प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज थी, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और दूसरी प्लेट जो पहले नेगेटिवली चार्ज थी अब वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट के केस में कैपेसिटर जो है वो कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में लगा रहता है। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये प्लेट चार्ज हो रही होती है, नेगेटिव साइकिल के लिए ये प्लेट डिस्चार्ज हो रही होती है। तो इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से ये अलाउ करता है करंट को। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट की बात, तो डायरेक्ट करंट के बारे में हमें पता है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और ना ही इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लिया और उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो होगा ये कैपेसिटर की वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट वो नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं हो रही। जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ और वो चार्ज हो गया। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, ये अलाउ नहीं करेगा करंट को के पास कर सके। तो इस केस में ये पूरा सर्किट जो है ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये रीजन है कि कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को क्यों अलाउ करता है और डायरेक्ट करंट को अलाउ क्यों नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर। हमने एक सर्किट कंसीडर किया है जिसमें एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है और वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट है इन सीरीज। अब ये क्योंकि एक अल्टरनेटिंग सोर्स है तो इसके लिए जो ईएमएफ की इक्वेशन होगी वो होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर्किट के ऊपर अगर हम किरचॉफ रूल लगाएं, किरचॉफ सेकंड लॉ, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ईएमएफ प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज वीसी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने वीसी के साथ नेगेटिव साइन लगाया। उसकी रीजन ये है कि वीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, इसलिए हमने वीसी के साथ नेगेटिव साइन लगाया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E माइनस वी सी इक्वल टू 0 और वी सी इक्वल टू ई। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो वी सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दी। अब हम कैपेसिटर इक्वेशन को यूज कर रहे हैं और कैपेसिटर इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू सी बी। इस इक्वेशन में E की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में हम लिख चुके हैं वो पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन 3 कह दी। अब हमें ये पता है कि अगर हम करंट को डिफाइन करें तो I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ पे हम Q की वैल्यू को पुट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू सी ई नॉट डी ओवर डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया। इस तरह रेजिस्टर ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो को, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह कैपेसिटर भी कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है एसी को और उस रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय एक्सी और इसका फार्मूला होता है एक्सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी एंड 1 ओवर टी इज फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। इस ओमेगा की वैल्यू को अबव इक्वेशन में पुट करें तो एक्सी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर
2 पाई FC. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो मैंने लिख ली यहाँ पे, I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी. अभी हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमने लिखा था कि XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी. यहाँ से अगर हम ओमेगा सी की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 ओवर XC. इस ओमेगा सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय XC कॉज ऑफ ओमेगा टी. अब ओहम्स लॉ को अगर हम यूज करें, सो ओहम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R. तो हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं I इज इक्वल टू I नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. टर्म को जब आप अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास कॉज ऑफ ओमेगा टी ही आएगा. अब ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई और इससे पहले हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख चुके हैं. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन, तो ये बात क्लियर है, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेस नहीं है, इनमें फेस डिफरेंस है. कितना फेस डिफरेंस है? पाई बाय 2 का. दूसरी बात ये क्लियर हुई कि इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो फ्रेंड हमें ये तो पता चल गया कि करंट और वोल्टेज इन फेस नहीं है, जबकि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो अगर अब हम इसकी फेसर डायग्राम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगी. हम फेसर डायग्राम के टॉपिक पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि फेसर इज अ रोटेटिंग वेक्टर एंड इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. सो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब हम पावर डेसिपेशन की बात करें तो और करंट और वोल्टेज की वेव को ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगी. यहाँ पे मैंने करंट और वोल्टेज की वेव को ड्रा किया है फॉर अ कंप्लीट साइकिल, और उस कंप्लीट साइकिल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4. अगर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, क्योंकि पावर इज P इज इक्वल टू VI. तो अगर करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव होगी. और अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कैपेसिटर. सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वार्टर के अंदर वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट जो है वो नेगेटिव है, और इससे जो पावर हमारे पास आएगी वो नेगेटिव आएगी. और अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी इज रिटर्न्ड बाय अ कैपेसिटर. थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर के अंदर वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, और इससे जो पावर हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव आएगी. और पॉजिटिव पावर का वही मतलब है कि एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कैपेसिटर. फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है. तो इसका ये मतलब हुआ कि पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव पावर मीन कि एनर्जी इज रिटर्न्ड बाय अ कैपेसिटर. तो इस सारे से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी during a complete cycle because power dissipation is zero for a complete cycle.